और सभी लोग अपना कैमरा भी बंद रखें। चलिए, तो हमारा क्लास अब हम लोग शुरू करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? आप सभी लोग पहले भी क्लास कर चुके हो, तो आप सभी को टाइम टेबल पता है कि हमारी क्लास कब कब लगती है, और आप सभी को पता है आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है। अगर किसी को भी पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, जो भी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप क्लास के एंड में पूछ लेना। क्लास के एंड में ये सारी चीज होमवर्क डिस्कस कर ली जाएगी, 8 बजे के बाद या 7:55 के बाद होमवर्क डिस्कस कर ली जाएगी। तो आप सभी ने पहले और भी क्लासेस की हैं, तो आपको पता है पोल सेक्शन में ही आंसर करना है जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं। पोल सेक्शन के बारे में अगर नहीं पता है तो आप मुझसे चैट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो कैसे करते हैं। चलिए, अब मैं रिवाइज करता हूँ। पिछले क्लास में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज पढ़ाया था। तो मैंने ये बताया कि यह एक रेखा है, और अगर इस रेखा पर दो कोण बनेंगे तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं? रैखिक कोण युग्म। युग्म का मतलब मैंने बताया जोड़ा, और रैखिक मतलब एक रेखा पर। तो एक रेखा पर अगर दो कोण बने हुए हैं तो ऐसे वाले कोण को मैं अगर नाम दूं कोण ए और बी को क्या कहेंगे? रैखिक युग्म के कोण कहेंगे। दूसरी भाषा में आप कह सकते हो, इंग्लिश में लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहेंगे। लीनियर मतलब लाइन, पेयर मतलब जोड़ा। इन दोनों ही कोण को क्या कहते हैं? रैखिक युग्म के कोण कहते हैं। अब आप सभी को पता है कि ये पूरी कोण कितने डिग्री की होगी? ये पूरी कोण एक रिजु कोण है, ये 180 डिग्री की होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर हम कोण ए और कोण बी को जोड़ दें तो इसका मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो आप सभी को पता है कि रैखिक युग्म के जितने भी कोण होंगे उनका योग 180 डिग्री होगा। और आप सभी को पता है ये सब सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दी थी, इसीलिए मैं बस एक तरीके से रिवाइज करवा रहा हूँ। आपको पता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो दोनों कोण है ये दोनों कोण आसन्न कोण होंगे। आसन्न कोण क्यों होंगे, इसे आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये कोण और ये कोण में एक भुजा कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है, और इनके शीर्ष सेम है, समान है। और तीसरी बात कि दोनों ही कोण अलग अलग दिशा में है, तो ये दोनों आसन्न कोण होंगे। तो सभी लोग ये ध्यान देंगे कि रैखिक युग्म के जो भी कोण सर होंगे की आवाज नहीं आ रही। आसन्न कोण हो। ठीक है, आप सभी को, अगर किसी को भी अगर मेरी आवाज नहीं आए तो एक बार लेफ्ट करो और जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लो, फिर से आपको मेरी आवाज आने लगेगी, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को मेरी आवाज जा रही है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमें रैखिक कोण के युग्म के बारे में और क्या क्या बातें पढ़नी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस इमेज को अगर आप देखो तो यहाँ पर दो कोण आपको दिख रहे होंगे, कोण एक्स और कोण वाई। जो भी बच्चे अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को म्यूट रखें, क्योंकि ये पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है। आप एक बार भी अपने आप को अनम्यूट करते हो तो पता चल जाता है कि आपने इस समय पे अपने आप को अनम्यूट किया है। ठीक है, तो आपको पूरे पूरे क्लास के दौरान अपने आप को म्यूट रखना है। तो यहाँ पर कोण एक्स और कोण वाई को अगर आप देखो तो ये दोनों ही कोण कैसे हैं? ये दोनों ही कोण एक ही रेखा पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं यह एक रेखा एक्सक्यूज मी सर। इस एक्सक्यूज मी इस सर। वाली रेखा। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए, आपका कोई डाउट है क्या? हाँ यस सर। हाँ बोलिए, क्या डाउट है आपका? बोलो इंग्लिश में इंग्लिश में समझा दो मुझे। ठीक है, मैं इसका नाम, देखिए आपके क्लास में मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम के हैं, तो जो भी चीज लिखी हुई है वो सारी चीज हिंदी में मिलेगी। आपको बस टर्म्स इंग्लिश में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या? आपको सारे टर्म्स, आपको जो भी टर्म्स है जैसे रैखिक कोण के युग्म, इस प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये सारे टर्म्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे। इंग्लिश में और समझाया है फिर। क्योंकि यहाँ पर मैं, पहले आप अपने आप को म्यूट रखो। सबसे पहले अपने आप को म्यूट रखो। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं मैक्सिमम सभी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, तो जो भी चीजें हैं वो हिंदी मीडियम में बताई जाएंगी और हिंदी मीडियम में लिखा हुआ भी मिलेगा आपको। लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि जो भी टर्म्स आ रहे हैं वो सारे टर्म्स को मैं इंग्लिश में बता दूं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं।
यहाँ पर जो दो कोण की मैं बात कर रहा हूँ, कोण एक्स और कोण वाई, तो ये दोनों ही कोण एक ही रेखा पर स्थित है। तो एक रेखा पर दो कोण अगर स्थित होंगे यानी एक जोड़े में एक्सक्यूज मी होंगे, सर। तो इसे क्या कहेंगे? रैखिक युग्म के एक्सक्यूज कोण मी सर। कहेंगे। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ बोलिए, स्पीक आपका क्या लाउडली। डाउट? सर आप वॉइस इज बा, नॉट क्लियर। वॉइस बाकी इज सब नॉट क्लियर, स्पीक सभी लाउडली सर। सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखकर बताएं आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। इसमें लिख दे। ठीक है, अगर आप अपने आप को इस तरीके से बार बार अनम्यूट करोगे तो आपको इस क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, हो गया। आप कोई चैट सेक्शन में नहीं लिखेगा। चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर कोण एक्स और वाई के बारे में मैंने बताया, ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए यह दोनों रैखिक युग्म के कोण होंगे यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे। लीनियर मतलब एक लाइन और पेयर मतलब जोड़ा। अभी अभी क्लास स्टार्ट होने के पहले ही में मैंने आपको बताया कि ये दोनों कोण एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा, यानी सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो आप यह चीज नोट कर सकते हो, रैखिक युग्म के कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है, यानी हमेशा 180 डिग्री ही होगा दो कोणों को आप जब भी जोड़ोगे। और अगर वो दोनों रैखिक युग्म के कोण है यानी एक ही रेखा पर स्थित है, तो मैं कैसे भी कोण बनाऊं, या आप इस तरीके से भी बना सकते हो। तो ये दोनों कोण एक ही रेखा पर स्थित है, तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो इनका सम कितना होगा? इनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद हमें और क्या पढ़ना है। दूसरी बात आप ये ध्यान रखोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कि जितने भी रैखिक युग्म के कोण होंगे सभी के सभी आसन्न कोण होंगे। आसन्न कोण सभी को याद होगा, मैंने आपको बताया था तीन कंडीशन होती है। वो तीन कंडीशन के आधार पर आप देखते हो कि आसन्न कोण है या नहीं है। तो जितने भी रैखिक युग्म के कोण होंगे सभी के सभी आसन्न कोण होंगे, ये बात आप सभी लोग ध्यान से याद कर ले। क्योंकि हमेशा ऐसा ही होगा कि जब भी दो रैखिक कोण होंगे तो वो आसन्न कोण होंगे ही होंगे। अगर आप इस इमेज में भी आप कोण एक्स और कोण वाई को देखो तो आप देख पाओगे ये दोनों आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पास पास के एंगल है, पड़ोस के एंगल है। कंडीशन क्या क्या थी? इसमें एक भुजा कॉमन होनी चाहिए, तो हमें दिख रही है ये वाली भुजा कोण एक्स में भी है और कोण वाई में भी है। दूसरी कंडीशन, शीर्ष सेम होनी चाहिए, तो हमें दिख रही है दोनों ही का शीर्ष ये वाली है, बिंदु ओ। तीसरी कंडीशन, दोनों ही कोण अलग अलग दिशा में होने चाहिए, तो हमें दिख रहा है वाई इधर है और एक्स इस तरफ है, तो हम क्या कह सकते हैं? ये दोनों आसन्न कोण है। तो आपको क्या याद रखना है कि जितने भी रैखिक युग्म के कोण होंगे, जितने भी लीनियर पेयर के एंगल होंगे, सभी के सभी एडजेसेंट एंगल होंगे, सभी के सभी आसन्न कोण होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि क्या सभी आसन्न कोण रैखिक युग्म के कोण होंगे? तो नहीं होंगे, सभी आसन्न कोण रैखिक युग्म के कोण नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो, अगर मैं इस तरीके से एक कोण बनाऊं तो यहां पर कोण ए और कोण बी, कोण ए और बी आसन्न कोण तो आपको दिख रहे होंगे कि कोण ए और बी आसन्न कोण हैं, लेकिन ये दोनों एक रेखा पर स्थित नहीं है, तो इसलिए हम रैखिक युग्म के कोण नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों कोण को आसन्न कोण तो कहेंगे लेकिन रैखिक युग्म के कोण नहीं कहेंगे। उसी तरीके से आप इस कोण को आप देखो, कोण ए और कोण बी, तो यहां पर भी आप देख सकते हो कोण ए और कोण बी, ये दोनों क्या है? आसन्न कोण तो है, लेकिन रैखिक युग्म के कोण नहीं है, क्योंकि एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो हम सीधे क्या बोल सकते हैं कि रैखिक युग्म के कोण आसन्न तो हमेशा होंगे, लेकिन सभी आसन्न कोण रैखिक युग्म के कोण नहीं होंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर ऑलवेज एडजेसेंट, बट ऑल एडजेसेंट एंगल्स आर नॉट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। सभी लोग चैट सेक्शन में यस या नो लिखकर बताएं। अगर समझ में आ गई तो वाई लिखो, और कोई डाउट हो तो आप एन लिख सकते हो, या अपना डाउट भी पूछ सकते हो टाइप करके।
ठीक है, तो तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, आपको अगर ये दोनों बात समझ में आ गई तो तीसरी बात आप सभी को पता है, जो भी एन लिख रहे हैं बच्चे, अगर आपका कोई डाउट हो तो अपना डाउट टाइप कर सकते हो, अपना डाउट डाउट टाइप करो, फिर मैं वो आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो तीसरी बात आप ये ध्यान रखना कि रैखिक युग्म के कोण मिलकर हमेशा हमेशा, ठीक है, सेकंड पॉइंट मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप पहले थर्ड पॉइंट देख लो, मैं फिर से सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो रैखिक कोण के युग्म मिलकर हमेशा एक सीधी रेखा बनाते हैं, ये तो आप सभी को पता है कि रैखिक युग्म के कोण हमेशा एक सीधी रेखा पर ही होगी, तो वो दोनों मिलकर एक सीधी रेखा ही बनाएगी। ठीक है, अब जो भी बच्चे तनीषा के नाम से जो भी बच्चे हैं, अगर आपका दूसरा पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार और समझा रहा हूं, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखो मैंने क्या लिख रखा है, रैखिक युग्म के कोण आसन्न होते हैं, मतलब जितने भी रैखिक युग्म के कोण होंगे, जितने भी, ठीक है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जितने भी लीनियर पेयर के एंगल होंगे सभी के सभी आसन्न होंगे। आसन्न आपको पता है एडजेसेंट, मतलब अगर मैं इस तरीके से बना रहा हूं, आप बताओ ए या बी, ए और बी, जो बच्चे बोलते हैं रिपीट करने के लिए वही आंसर करेंगे कि ए और बी जो मैंने अभी बनाए ये दोनों आसन्न कोण है या नहीं, एडजेसेंट एंगल है या नहीं, यस या नो। जल्दी से आप चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि ए और बी आसन्न है या नहीं। नो, तो नहीं, आपका आंसर गलत है, आप सभी ध्यान से सुनिए। ठीक है, ए और बी आसन्न कोण है, आपने अगर पिछली क्लास की होगी तो आपको समझ में आई होगी कि ए और बी आसन्न कोण है, क्योंकि यहां पर हमें दिख रही है कि एक भुजा इन दोनों ही कोण में कॉमन है। दूसरी बात कि इन दोनों का शीर्ष भी एक ही है और दोनों कोण अलग अलग दिशा में है, तो ये दोनों आसन्न कोण होंगे। तो जैसे भी आप रैखिक युग्म के कोण बनाओगे, एक रेखा पर अगर दो कोण बनाओगे तो ये हमेशा आसन्न कोण होंगे, यही मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि रैखिक युग्म के कोण हमेशा आसन्न होते हैं। अब दूसरी बात कि आसन्न कोण रैखिक युग्म नहीं होते हैं, सभी आसन्न कोण रैखिक युग्म के कोण नहीं होंगे। कैसे? तो आप एक उदाहरण ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं ये कोण बना दूं, कोण ए और बी, तो इससे भी आप कहोगे कि यह आसन्न कोण है, लेकिन ये दोनों ही कोण एक रेखा पर स्थित नहीं है, तो हम कहेंगे यह आसन्न कोण तो है लेकिन रैखिक युग्म के कोण नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, सभी आसन्न कोण रैखिक युग्म के कोण नहीं होते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर आपने पिछली क्लास की होगी, आसन्न कोण पता होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पॉइंट में कुछ नहीं है, थर्ड पॉइंट बस इतना ही है, रैखिक युग्म के कोण मिलकर एक सीधी रेखा बनाते हैं, तो जो भी, मैं रैखिक युग्म के कोण के बारे में यही बोल रहा हूं कि जब भी दो कोण एक रेखा पर स्थित होगी तो वही रैखिक युग्म के कोण होते हैं। तो जब भी आप दो रैखिक युग्म के कोण को मिला दोगे, जैसे कोण एक्स और वाई को मिला दोगे, तो आपको क्या दिख रही है, यह एक रेखा बना रही है। तो हमेशा रैखिक युग्म के कोण मिलकर एक रेखा बना देगी। ठीक है, तो ये तीनों ही पॉइंट आपको याद रखनी है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या अपना नोट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं 5 तक गिन रहा हूं, जल्दी से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग एक उदाहरण देखते हैं या समझते हैं, रैखिक कोण के युग्म और संपूरक कोण में क्या अंतर है। ये क्लास की टाइम तो अभी यही रहेगी, ठीक है, क्लास की टाइम अभी यही रहेगी और कोई कुछ भी चेंज होगी तो आपको बता दी जाएगी। तो रैखिक कोण के युग्म और संपूरक कोण में क्या अंतर है, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को डाउट हो जाए कि रैखिक युग्म के कोण और संपूरक कोण दोनों ही सेम होती है क्या, दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है। तो क्योंकि हम अलग अलग तरह से पढ़ रहे हैं, दो अलग अलग चीज पढ़ रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। अब कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि दोनों में कुछ समानताएं भी। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, जब भी मैं रैखिक युग्म की कोण की बात करूं तो यहाँ पर दो कोण की बात होती है, संपूरक कोण की भी बात करूं तो यहाँ पर भी दो कोण की बात होती है। संपूरक कोण मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, पिछले क्लास के पिछले क्लास में। तो ये दोनों ही में एक बात सेम है कि दोनों ही में दो दो कोण की बात होती है। अब रैखिक कोण के युग्म के आप जब जोड़ोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल में जो दो कोण होती है उसको आप जोड़ोगे, तो उन दोनों कोण का योग कितना होता है,
180 डिग्री होता है। अब संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल को अगर आप जोड़ोगे, तो मैंने यही बताया, दो कोण को अगर आप जोड़ने से 180 मिलती है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो हमें दोनों ही बातें बिल्कुल सेम दिख रही है कि संपूरक कोण में भी दो कोण होती है, रैखिक युग्म में भी दो कोण होते हैं। इसको भी जोड़ते हैं तो 180 प्राप्त होती है, इसे भी जोड़ते हैं तो 180 प्राप्त होती है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों हम अलग अलग दो कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, तो इनमें कुछ असमानता भी है। तो यही चीज आपको ध्यान देनी है कि दोनों में क्या अंतर है। तो मैंने अभी बताया रैखिक युग्म के कोण हमेशा आसन्न होंगे, मतलब दोनों पड़ोस में होंगे, आसपास होंगे, एक ही रेखा पर स्थित होंगे। जैसे कि आपको दिख सकता है कि यहाँ पर ये कोण और ये कोण ए और बी दोनों ही रैखिक युग्म के कोण हैं और दोनों ही आसन्न कोण भी हैं। लेकिन संपूरक कोण हमेशा आसन्न नहीं होते, उनका योग बस 180 डिग्री होगा। जैसे कि अगर मैं बनाऊं, एक कोण बना दूं 60 डिग्री और दूसरी कोण मैं इस तरीके से बना दूं 120 डिग्री, तो सभी लोग चैट सेक्शन में यस या नो लिखकर बताएंगे कि 60 डिग्री और 120 डिग्री एक ही रेखा पर स्थित है या नहीं। हाँ या ना, एक ही रेखा पर स्थित है 60 डिग्री और 120 डिग्री या नहीं, यस या नो। तो 60 डिग्री और 120 डिग्री एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। तो 60 डिग्री और 120 डिग्री जो ये दो कोण मैंने बनाए हैं, तो इन दोनों कोण को आप क्या बोलोगे, यह एक संपूरक कोण तो है, सप्लीमेंट्री एंगल तो है, लेकिन रैखिक युग्म के कोण नहीं है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं है। तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि रैखिक युग्म के कोण हमेशा आसन्न होंगे, एक ही रेखा पर होगी, लेकिन संपूरक कोण अलग अलग जगह हो सकती है, बस उनका योग 180 डिग्री होनी चाहिए। अब दूसरी बात आप ये ध्यान रखना, दूसरी बात आप लोग ये ध्यान रखना कि जितने भी मैं सब रैखिक युग्म के कोण की बात करूं, तो वो सभी के सभी संपूरक कोण होंगे, क्योंकि मैंने बोला कि इनको जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त होती है। तो जिसे भी जोड़ने पर 180 प्राप्त होगी वो संपूरक कोण तो होंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि रैखिक युग्म के जितने भी कोण होंगे वो सभी के सभी संपूरक होंगे। लेकिन सभी संपूरक कोण रैखिक युग्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि सभी संपूरक कोण एक ही रेखा पर हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि यही एग्जांपल मैं फिर से लूं, 60 डिग्री और 120 डिग्री, तो आपको दिख रहा है ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों रैखिक युग्म के कोण नहीं है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, अगर मैं ऐसे बनाऊं, तो हम क्या कहेंगे, अगर ये 60 डिग्री है और ये 120 डिग्री है, तो हम कहेंगे ये रैखिक युग्म के कोण भी हैं और संपूरक कोण भी है। तो रैखिक युग्म के जितने भी कोण होंगे सभी संपूरक कोण भी होंगे, लेकिन संपूरक कोण सभी रैखिक युग्म के कोण नहीं होंगे। आपको ये भी बात समझ में आई या नहीं, वाई या एन लिखकर बताएं। ठीक है, यही चीज मैंने अपने नेक्स्ट स्लाइड में लिख रखा है। आपको ये भी, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि सभी रैखिक युग्म के कोण संपूरक भी होते हैं, लेकिन सभी संपूरक कोण रैखिक युग्म के कोण नहीं होते हैं। तो अगर आपको ये सारी बात समझ में आ गई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आपको अभी आपके स्क्रीन पर ईश्वर कुमार, आपका कोई अगर डाउट है, ईश्वर कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, तो आप जो भी बच्चे एन लिख रहे हैं, नो लिख रहे हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट टाइप कर दो। ठीक है, तो मैं आपका डाउट सोल्व कर दूंगा। तो अभी क्या होगा, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, आप सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में ही उसका आंसर करेंगे। कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं देगा। चैट सेक्शन को मैं कुछ देर के लिए बंद कर रहा हूं। तो अभी आपको चैट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप कोई भी चैट में कुछ लिख नहीं पाओगे। तो सभी को जाना है पोल सेक्शन में और पोल सेक्शन में आंसर करें। तो अब आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिखेगा, आपको पहचानना है कि दी गई चारों ऑप्शन में, चारों विकल्पों में कौन से दो कोण ए और बी रैखिक युग्म के कोण हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कौन सी है। तो सभी लोग पोल सेक्शन में जाए और आंसर करें। अगर आपको
रैखिक युग्म समझ में आया होगा तो आपको ये क्वेश्चन काफी इजी लगेगी, काफी आसानी से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। आपको बस यही देखना है कि कौन से दो कोण हैं जो एक ही रेखा पर स्थित है। कौन से दो कोण हैं जो एक ही रेखा पर स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो सभी बच्चे, अभी भी काफी कम बच्चे हैं जिन्होंने आंसर किया है, तो सभी को जाना है पोल सेक्शन में आंसर करना है। जैसे ही आप आंसर देते हो मुझे पता चल जाता है कि आपने आंसर दे दिया है। अब 5 सेकंड और रुकेंगे। अब तक अगर आप लोगों ने आंसर नहीं किया है तो बस 5 सेकंड और रुकेंगे, फिर मैं पोल को एंड करूंगा। तो आप सभी को जल्दी से आंसर करना है। अगर आपने अब तक आंसर नहीं किया है तो जल्दी से जाए और पोल सेक्शन में आंसर करें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। तो अगर मैं देखूं रैखिक युग्म को आपको कैसे पहचाननी है, तो आपको बस देखना है कि कौन से दो कोण ऐसे हैं जो एक ही रेखा पर स्थित है। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो यहाँ पर दो कोण ए और बी दिख रही है। और अगर मैं इन दोनों की बात करूं ये कैसे स्थित है, तो हमें दिख रही है एक सीधी रेखा पर ही स्थित है। तो ये दो कोण एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए हम क्या कहेंगे, यह दोनों रैखिक युग्म के कोण है, यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए ही उस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। इसी तरीके से आप अगर ऑप्शन बी को देखो तो आपको पता चलेगी कि ये कोण ए और ये कोण बी एक रेखा पर स्थित नहीं है। ना ही कोण ए और बी को आप जोड़ोगे तो 180 डिग्री आपको मिलेगी। तो 180 डिग्री नहीं मिल रही है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये दोनों रैखिक युग्म के कोण नहीं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रैखिक युग्म के कोण इसे ही कहेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। काफी आसान क्वेश्चन था, बस आपको देखना था कि कौन से कोण एक रेखा पर स्थित है। तो फिर से आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। आप सभी को इस क्वेश्चन में x का मान बताना है। इस क्वेश्चन में x का मान कितना होगा? तो आपको पता है रैखिक युग्म के कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो आपको बताना है कि अगर एक कोण 152 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान कितना होगा। सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे। सभी लोग पोल सेक्शन में जाए और जल्दी से आंसर करें। आपको देखना है कि ये कैसे कोण है और सर इनका ठीक है, आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। रंजीत जांगरा के नाम से जो भी बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? नो सर। डाउट नहीं है तो अपने आप को म्यूट रखें, अपना माइक बंद रखें। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें कि x का मान कितना होगा। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कुछ सेकंड और रुकेंगे, 5 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अब तक अगर आपने आंसर नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और आंसर करें, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। सभी लोग इस क्वेश्चन को देखें कि इसका सही उत्तर क्या है। अच्छी बात यह है कि जितने भी बच्चों ने उत्तर दिया है मैक्सिमम सभी के उत्तर सही आए। ठीक है, तो इसका मतलब आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ रही। तो यहां पर दो कोण दे रखे हैं, कोण x और एक 152 डिग्री। इन दोनों ही को अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्या कह सकते हो, ये दोनों ही कोण एक ही रेखा पर स्थित है। और कितने कोण है? दो कोण है। तो जोड़े में कोण है, दो कोण है और एक ही रेखा पर स्थित है। तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म के कोण है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो हम कह सकते हैं x और 152 डिग्री को हम जोड़ दें। x और 152 डिग्री को अगर हम जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। तो यहां से x का मान कितना आप निकाल सकते हो? 180 में से आप 152 घटा दोगे तो आपको 28 डिग्री मिलेगी। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 28 डिग्री। आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये पूरे कोण का मान, ये पूरे का मान 180 डिग्री होता है।
क्योंकि एक रेखा पर कोण बनी हुई है, जिसमें से इतनी कोण 152 डिग्री है, तो बचे हुए कोण का मान कितना होगा? 180 में से आप जैसे ही 152 को घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको 28 डिग्री इस क्वेश्चन का सही उत्तर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, 28 डिग्री। अब मैं चैट सेक्शन ओपन कर रहा हूं, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो, अदरवाइज कोई डाउट नहीं है। अगर सभी चीज समझ में आ गया तो आप वाई लिख सकते हो। आप वाई या एन लिखकर बताओ आपको सारी चीज समझ में आई या नहीं, वाई या एन। और अगर कोई डाउट हो तो अपना डाउट, पूरा डाउट लिख कर टाइप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ गई तो हम अब अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण। तो देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकल अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। तो फिर से जैसे ही कोई भी टॉपिक स्टार्ट हो उसके नाम को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। वर्टिकली अपोजिट, यानी वर्टिकल कहाँ से आया? वर्टेक्स से आया। अपोजिट मतलब सामने, तो जिसका वर्टेक्स सामने सामने होगा। उसी तरीके से हिंदी देखो तो शीर्षाभिमुख, शीर्ष अभिमुख मतलब जो सामने हो, तो वैसे कोण जिसका शीर्ष आमने सामने हो उसे ही हम क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, यानी वर्टिकल अपोजिट कहेंगे। यानी क्या बोला? जो दो कोण जिनका शीर्ष आमने सामने हो उसे ही हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण कैसे समझते हैं। तो यहां पर देखो मैंने क्या लिख रखा है। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो चार कोण बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है दो रेखा। एक रेखा आपको दिख रही है ये वाली, जिसे मैं लाल कलर से बनाया, और दूसरी रेखा ये वाली जिसे मैंने अभी ग्रीन कलर से बनाया। तो ये दोनों रेखा एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही है। तो जब भी आप इस तरीके से क्रॉस बनाओगे, दो रेखा एक दूसरे को काटते हुए गुजरेगी, तो वहां पर चार कोण बनेंगे। सभी को आप अगर देखो तो यहाँ पर चार कोण दिख रहे होंगे। कोण एक, कोण दो, कोण तीन और कोण चार। आप कैसे भी बना दो एक क्रॉस तो आपको दिखेगी वहां पर चार कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो चार कोण बनते हुए दिखेगी। तो अगर आप यहाँ पर अब शीर्षाभिमुख कोण की बात करूं, तो वो कोण जो आमने सामने है, इन चार कोण में जो कोण आमने सामने है उसे ही हम वर्टिकल अपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? कोण दो और कोण चार, ये दोनों को आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगी कि ये दोनों कैसी हैं? आमने सामने की कोण है, एक दूसरे के सामने है, अपोजिट है। तो कोण दो और कोण चार कैसी है? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, उसी तरीके से आप देखो कोण एक और कोण तीन को देखो। तो कोण एक और कोण तीन, तो कोण एक और तीन भी देखो तो इन दोनों ही कोण के बारे में आप क्या बोलोगे? ये दोनों ही आमने सामने कोण है, अपोजिट एंगल से। तो इसका क्या बोलेंगे? कोण एक और तीन कैसी है? शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण दो और चार कैसी है? ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो दो और चार शीर्षाभिमुख और एक और तीन शीर्षाभिमुख। जो भी कोण आमने सामने होती है, जिसका शीर्ष आमने सामने होता है, और बनती कैसी है? जब भी कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो वहां पर जो आमने सामने की कोण आपको दिख रही है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे। और ये वाली शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ठीक है, ये इसके शीर्षाभिमुख और ये इसके शीर्षाभिमुख। तो ये सारी चीज आपको समझ में आई या नहीं? यस या नो लिखकर बताएंगे। आप शीर्षाभिमुख को पहचान जाओगे देख के कि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ जाएगा कि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब हम देखते हैं कि शीर्षाभिमुख या वर्टिकल अपोजिट एंगल में और आपको क्या जानना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी कोण शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकल अपोजिट होंगे उसके मान हमेशा बराबर होंगे। तो यहां पर मैंने क्या बोला? कोण एक और कोण तीन, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। कोण एक और तीन कैसी है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम क्या कह सकते हैं? कोण एक और कोण तीन का मान बराबर होगा। जितना कोण ए का मान होगा उतना ही कोण तीन का मान होगा। उसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं? कोण दो यानी एंगल टू और एंगल फोर, कोण दो और चार, ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि कोण दो और चार शीर्षाभिमुख कोण है, तो इनके मान भी बराबर होंगे। कोण दो और कोण चार के मान बराबर होंगे, तो ये दोनों ही के मान बराबर होंगे। इसका मतलब दोनों के वैल्यू इक्वल हो गए।
तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में ही लिखकर बताओगे। अगर मैं कह रहा हूं कि कोण 2 का मान 60 डिग्री है तो कोण 4 का मान कितना होगा, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर कोण 2 का मान 60 डिग्री है तो कोण 4 का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण के मान हमेशा बराबर होते हैं। तो जो भी एक कोण का मान होगा वही दूसरे वाले का होगा। चलिए, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई है, तो एक चीज और समझ लेते हैं। अब एक चीज और ध्यान से देखना, यहां पर मैं दो रेखा बता रहा हूं एक दूसरे को काटते हुए। अगर मैं इस कोण की बात करूं, एक कोण ये वाली और दूसरी कोण मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं ये वाली, तो आप सभी लोग बताएं, ये जो दो कोण मैंने अभी बनाई है, ये दो कोण शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं? यस या नो? बस यस या नो लिखकर बताएंगे ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं। तो जो लाल कलर से दिख रही है, जो हरे कलर से दिख रही है, इन दोनों को आपको बताना है कि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं। ठीक है, तो सभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ रहा है नो, तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ बच्चे जो वाई लिख रहे हैं वो लोग ध्यान से सुने। जो भी बच्चे वाई लिख रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको देखना है, क्या ये दोनों कोण आमने सामने हैं? तो हम कहेंगे नहीं, ये दोनों आमने सामने नहीं है। सबसे पहले इसका आंसर जान लें कि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। अब देखते हैं कि क्यों नहीं। तो इस वाले कोण की, तो अगर मैं इस कोण की बात करूं तो इसके सामने की कोण कौन सी होगी? तो बस इतनी होगी, ये वाली, यहां से यहां तक। तो इस वाले कोण के शीर्षाभिमुख कोण ये वाली होगी, ये पूरी वाली नहीं होगी। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आया होगा कि शीर्षाभिमुख कोण को हम देखते कैसे हैं। बस जो आमने सामने की कोण है उसे ही वर्टिकल अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ गई है तो आपको अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा। सभी को पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो यहां पर आपको इस क्वेश्चन में एक्स का मान बताना है। तो सभी लोग पोल सेक्शन में जाएं और पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दें। एक्स का मान बताएं। सभी लोग एक्स का मान बताएं। सबसे पहले आप ये देखें कि ये दोनों कोण कैसी है। कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं लिखेगा। ममता राव के नाम से जो भी बच्चा है, चैट सेक्शन में मैंने बोला था आंसर नहीं लिखता है कोई भी। सर 135। अपने आप को अनम्यूट करके भी नहीं बोलना था। ठीक है, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। मैंने सबसे पहले यही बोला कि पूरे क्लास में एक बार भी जब तक मैं आपका नाम लेकर ना बोलूं अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बोलना है। आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हो तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि आपको आंसर पोल सेक्शन में ही जाकर देना है। तो सभी लोग ये बताएंगे कि इस क्विज में एक्स का मान कितना होगा। तो 5 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अब तक अगर आपने आंसर नहीं दिया है तो जल्दी से जाएं, पोल सेक्शन में आंसर करें। अभी हम पोल को एंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो यहां पर कोण एक्स और कोण 135 डिग्री के बारे में आप देखो तो आप कह सकते हो ये दो प्रतिच्छेदी रेखा, यानी दो रेखा एक दूसरे को काट रही है और ये दोनों आमने सामने की कोण है। ये दो रेखा एक दूसरे को काट रही है और एक्स और 135 डिग्री दोनों आमने सामने की कोण है। तो एक्स और 135 डिग्री को क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल। और वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, इन दोनों के मान हमेशा बराबर होते हैं। तो ये दोनों के मान क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी सीधे हम कहेंगे एक्स का मान 135 डिग्री होगी। तो आप देखो कि यहाँ पर चारों ऑप्शन में 135 डिग्री कहाँ दे रखा है? तो ऑप्शन बी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चैट सेक्शन में बताएं आपको ये समझ में आया या नहीं, वाई या एन। काफी आसान क्वेश्चन है, सभी को समझ में आ गया होगा।
ठीक है, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज आपको समझ में आ गई तो हम क्या करते हैं, अब आज के नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि अब हमें इसके आगे क्या पढ़नी है। तो इसके आगे की जो टॉपिक है वो है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा। तो हम देखते हैं ये तिर्यक रेखा क्या है या ट्रांसवर्सल लाइन क्या है। सभी लोग, हेलो। हेलो। ईश्वर कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? जो भी अभी हेलो बोले थे, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज अपने आप को म्यूट रखोगे आप। ठीक है, तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं। तो देखो मैंने यहाँ क्या लिख रखा है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। जब भी कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक, सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंने दो या दो से अधिक क्यों लिखा है। दो या दो से अधिक क्यों लिखा है ये मैं अभी समझाऊंगा। उसके पहले आप लोग ये देखो कि हम लोग तिर्यक रेखा किसे कहेंगे, अगर उन्हें अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो ही उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। सभी लोग बताएंगे मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है या नहीं। ठीक है, हो सकता है कि मैं आपको अभी नहीं दिख रहा हूंगा, लेकिन मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही होगी। अब सभी लोग मेरी स्क्रीन देखें और सभी बातों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला जब कोई रेखा किसी दो या दो से अधिक रेखा को अलग अलग बिंदु पर काटे या प्रतिच्छेद करे तो उसे ही तिर्यक रेखा कहे। तो ये स्टेटमेंट से हो सकता है सारी चीजें आपको समझ में ना आए, तो आप इस चित्र के या उदाहरण के माध्यम से समझो। यहाँ पर तीन रेखा आपको दिख रही है, एम एन और पी। तो यहां पर मैं देखूं एम रेखा और एन रेखा को कौन सी रेखा काट रही है, पी। तो हम पी रेखा के बारे में क्या कह सकते हैं, पी एक ऐसी रेखा है जो एम को और एन को दोनों ही को अलग अलग बिंदु पर काट रही है। यानी पी रेखा कैसी है, एम को और एन को अलग अलग बिंदु पर काटते हुए गुजर रही है। तो पी को क्या बोलेंगे, पी हमारी तिर्यक रेखा होगी। ठीक है, तो एक ऐसी रेखा जो दी गई सभी रेखा को काटते हुए गुजरे उसे ही हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे। ठीक है, अगर हम और एक उदाहरण लें तो कह सकते हैं यहां पर हमें कुछ रेखाएं इस तरीके से दे रखी है, और यदि हम कोई एक ऐसी रेखा बनाए जो दी गई सभी रेखाओं को इस तरीके से काटते हुए गुजरे और अलग अलग बिंदु पर काटते हुए गुजरे, एक बिंदु ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हरे कलर से आपको जो रेखा दिख रही है, तो ये हरे वाले रेखा को हम क्या कहेंगे, यह एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो हरे वाले रेखा को क्या कहेंगे, यह एक तिर्यक रेखा है क्योंकि यह तीनों ही रेखा को काटते हुए गुजर रही है। ठीक है, अब आप लोग ये समझो कि मैंने यहां पर दो या दो से अधिक क्यों लिखा है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दो या दो से अधिक मैंने क्यों लिख रखा है, ये समझना होगा। अगर मैं सिर्फ दो रेखा लूं इस तरीके से, तो इन दोनों रेखा के बारे में आप क्या कहोगे, क्या ये दोनों तिर्यक रेखा है? तो नहीं, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन से, इसे हम तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे। तो तिर्यक रेखा होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कोई एक ऐसी रेखा जो कम से कम दो रेखा को काटते हुए गुजरे, तभी हम उसे क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा। दो या दो से अधिक रेखा भी हो सकती है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइन बना दूं और कोई एक ऐसी रेखा हो जो इन सभी लाइन को काटते हुए गुजरे, तो हम कहेंगे कि ये जो ए बी है, यह ए बी तिर्यक रेखा है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ दो रेखा है तो इसे हम किसी को भी तिर्यक रेखा नहीं बोलेंगे, ना ही एम को ना ही एन को, ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएंगी, इसे हम तिर्यक रेखा नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग और उदाहरण से समझते हैं इसे। तो अभी आपको दो इमेज दिख रही है, चित्र 1 और 2। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं
तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, यहां पर आपको क्या दिखेगा कि P एक ऐसी रेखा है जो M को भी काट रही है और N को भी काट रही है। P रेखा M को भी काट रही है और N को भी अलग अलग बिंदु पर काट रही है। तो P को क्या बोलेंगे, P तिर्यक रेखा है। P कैसी रेखा है, P तिर्यक रेखा है। आप सभी लोग चैट सेक्शन में ये लिखकर बताएं कि M तिर्यक रेखा है या नहीं, हाँ या नहीं, यस या नो। मैं M के बारे में पूछ रहा हूं, M तिर्यक रेखा है या नहीं। ठीक है, तो M तिर्यक रेखा नहीं है। क्यों नहीं है, तो आप लोग देखो M जो है P को तो काट रही है, लेकिन क्या M N को काट रही है, तो M N को नहीं काट रही है, तो हम कहेंगे M तिर्यक रेखा नहीं है। उसी तरीके से N भी तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगी, क्योंकि M N को नहीं काट रही और N M को नहीं काट रही। तो वैसी रेखा जो दी गई सभी रेखा को काटते हुए गुजरे, उसे ही हम तिर्यक रेखा कहेंगे। अब दूसरे वाले इमेज की बात करूं, तो यहां पर आप देखो कि इन सभी रेखाओं में कौन सी तिर्यक रेखा है। मैं कुछ नहीं बता रहा, आप सभी लोग चैट सेक्शन में ही लिख के बताओ कि ये चारों रेखाओं में कौन सी तिर्यक रेखा है, P, M, N या L। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि यहाँ पर कौन सी तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर P तिर्यक रेखा है। आप सभी को ये चीज समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि P एक ऐसी रेखा है जो सभी रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटते हुए गुजर रही है। तो आप सभी को, आप सभी का आंसर सही है, मतलब ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर P तिर्यक रेखा है। और अगर तिर्यक रेखा आपको समझ में आ गया, तो आपको अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, सभी को बताना है यस या नो। दो ही ऑप्शन है आपके पास कि P तिर्यक रेखा है या नहीं। तो सभी लोग पोल सेक्शन में ही जाकर आंसर करेंगे, कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा। कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा, सभी लोग पोल सेक्शन में बताएं यस या नो, ऑप्शन ए या बी, पी तिर्यक रेखा है या नहीं है। काफी आसान क्वेश्चन है, जो भी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर दे रहे हैं, पोल सेक्शन में ही जाकर आंसर करें। रोशन लाल के नाम से जो भी बच्चा है, आप अपना बार बार हैंड रेस कर रहे हो, आपका कोई डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो। वो हैंड रेस का ऑप्शन इसीलिए है कि जब भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सको। ठीक है, तो अब तक जो भी बच्चे आंसर नहीं किए हैं, जल्दी से जाएं और पोल सेक्शन में आंसर करें। बस कुछ सेकंड और रुकेंगे, 5 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो मैं 5 तक गिन रहा हूं, सभी लोग जाकर आंसर करें जल्दी से। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। तो यहाँ पूछा जा रहा था पी तिर्यक रेखा है या नहीं है, क्या पी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर मैंने अभी अभी आप सभी को समझा दिया कि तिर्यक रेखा होने के लिए कम से कम दो रेखा ऐसी होनी चाहिए जिसे एक तीसरी रेखा काटते हुए जाए, तभी हम इसे तिर्यक रेखा कहेंगे। और अगर सिर्फ दो रेखा दी हुई है तो इसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। तो अभी अभी मैंने आपको ये बता ही दिया था कि इस केस में हम पी को तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे और एम को भी तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, तिर्यक रेखा नहीं है। ई तिर्यक रेखा नहीं है और एम भी तिर्यक रेखा नहीं है। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, आप सभी ने सही उत्तर दिया। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। फिर से आप सभी को पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में बताना है कि यहाँ पर जो तीन रेखा दिख रही है, इसमें कौन सी रेखा तिर्यक रेखा है, ए बी सी या डी। तो सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे और आंसर करेंगे। सभी लोग पोल सेक्शन में जाए और आंसर करें कि यहाँ पर जो दी गई रेखाएं हैं, इसमें कौन सी तिर्यक रेखा है। एन एन पी, आपको यही देखना है कि इसमें से कौन सी रेखा ऐसी है जो दी गई सभी रेखाओं को काट रही है। ठीक है, काफी कम बच्चों ने अब तक उत्तर किया है, जल्दी से उत्तर करें, उसके बाद हम लोग इस क्लास को डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन। काफी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लेंगे, कुछ सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर नहीं दिया। आप जैसे ही उत्तर देते हो मुझे पता चल जाता है कि आपने उत्तर दे दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। मैं पोल को एंड कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर चार रेखा दे रखी, तीन रेखा दे रखी है, एन, एम और पी। तो यहां पर आपको देखना है कि कौन सी रेखा ऐसी है जो दी गई सभी रेखा को काट रही है। अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं जहां पर एन दे रखा है, तो अगर मैं एन की बात करूं तो एन एम रेखा को तो काट रही है, लेकिन पी रेखा को नहीं काट रही, तो एन हमारी तिर्यक रेखा नहीं होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे ऑप्शन को। तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, एम। तो अगर मैं एम की बात करूं तो एम हमें कैसी रेखा दिख रही है, जो पी को भी काट रही है और एन को भी काट रही है, मतलब दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। तो हम क्या कहेंगे, एम जो रेखा है यह कैसी रेखा है, यह एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ऐसी रेखा जो दी गई सभी रेखा को अलग अलग बिंदुओं पर काटे उसे ही तिर्यक रेखा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एम हमारी तिर्यक रेखा है। सभी लोग चैट सेक्शन में लिख के बताएं तिर्यक रेखा के बारे में आप सभी को समझ में आया या नहीं आया। आप अब देखकर ये समझ जाओगे कि तिर्यक रेखा कौन सी है। ठीक है, अब आप देख के समझ जाओगे कि यहाँ पर तिर्यक रेखा कौन सी है। ठीक है, तो एक चीज आज की क्लास में लास्ट चीज और पढ़ लेते हैं, और जो भी बच्चे अभी ज्वाइन कर रखे हैं उनको मैं ये बता दूं कि आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी, 6 तारीख को होगी। जैसे कि आज मंगलवार है तो आपकी गुरुवार को 4 तारीख है, और 4 तारीख को दिवाली है। तो दिवाली के दिन हम लोग क्लास नहीं करेंगे, दिवाली के दिन आपकी छुट्टी रहेगी। तो आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी, 6 तारीख यानी शनिवार को नेक्स्ट क्लास होगी। तो सभी को 6 तारीख को आना है। उसके पहले हम लोग आज की लास्ट टॉपिक को भी देख लेते हैं कि इसके आगे हमें और क्या पढ़ना है। तो हमारी अगली टॉपिक जो है वो ट्रांसवर्सल एंगल यानी तिर्यक कोण है। तो समझते हैं तिर्यक कोण किसे कहते हैं। तो तिर्यक कोण अगर आप ध्यान से देखो तो तिर्यक से ही बना, तो ऐसे कोण जो तिर्यक रेखा से बनेगी उसे ही तिर्यक कोण कहेंगे। तो एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल एंगल्स। तो क्या लिखा है मैंने, तिर्यक रेखा से ही जो कोण निर्मित होगी, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण को क्या कहेंगे, तिर्यक कोण कहेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन से जो कोण बनेंगे उसे ट्रांसवर्सल एंगल कहेंगे। ठीक है, हम लोग और डिटेल में देखते हैं कि तिर्यक कोण कैसे बनते हैं और क्या होते हैं। तो आप देखो, जब भी कोई दो रेखा को एक तीसरी रेखा काटते हुए गुजरेगी तो टोटल वहां पर 8 कोण बनते हुए दिखेंगे। जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा, एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है, और इन दोनों ही लाइन को, इन दोनों ही रेखा को एक तीसरी रेखा L अलग अलग बिंदुओं पर काटते हुए गुजर रही है। तो यहां पर इस सिचुएशन में आप देख पा रहे होगे टोटल 8 कोण बनते हुए आपको दिख रहे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये आठों कोण को हम क्या कहेंगे, तिर्यक कोण कहेंगे। बंद कर दी। इन आठों कोण को क्या कहेंगे, तिर्यक कोण कहेंगे, ट्रांसवर्सल एंगल कहेंगे। आप किसी भी तरीके से, आप इस तरीके से भी बना सकते हो। आप किसी भी तरीके से दो लाइन बना दो और एक तिर्यक रेखा बना दो जो इस दोनों ही लाइन को काटते हुए गुजर रही होगी। तो आप यहां देख पाओगे टोटल कितने कोण बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल कितने कोण बनते दिखेंगे, टोटल हमेशा आपको 8 कोण बनते दिखेंगे। ठीक है, तो इन आठों कोण को क्या कहते हैं, इन सभी आठों कोण को क्या कहते हैं, तिर्यक कोण कहते हैं। ठीक है, इन सभी आठों कोण को तिर्यक कोण कहते हैं। तो तिर्यक कोण क्यों कहे हम लोग, तिर्यक कोण इसीलिए कहा गया क्योंकि ये सारे कोण तिर्यक रेखा के द्वारा बन रहे हैं। तो 4 कोण बन रहे हैं लाइन L1 पर, पहली रेखा पर, और 4 कोण बन रहे हैं दूसरी रेखा पर यानी L2 पर, 4 L1 पर और 4 L2 पर। तो ये 4 + 4 मिला के कितने हुए, 8 कोण। तो इन आठों कोणों को क्या कहेंगे, तिर्यक कोण कहेंगे। सभी लोग ये बताएंगे यस या नो लिखकर कि आपको तिर्यक कोण समझ में आया या नहीं। टोटल 8 कोण कब बनेंगे, ये भी आप ध्यान देना कि 8 कोण कब बनेंगे।
जब कोई दो रेखा को एक रेखा काटते हुए गुजरे तभी आठ कोण बनेगी। ठीक है, तभी आठ कोण बनेगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है तिर्यक कोण, अगर आप लोग समझ गए हो तो इसके बाद ट्रांसवर्सल एंगल आप समझ गए हो तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वह है तिर्यक कोण के ही बारे में, अंतः कोण और बाह्य कोण, यानी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। क्योंकि अब हमारी क्लास खत्म होने वाली है, समय हो चुका है, इसलिए आज हम लोग वो सारी चीज नहीं करेंगे। आज हम लोग अपनी क्लास को इतना ही तक रखेंगे। ठीक है, तो इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आप लोग ये बताओ, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका होमवर्क में कोई डाउट था। तो होमवर्क में अगर कोई भी डाउट है तो सबसे पहले आप होमवर्क वाला डाउट पूछ सकते हो। चैट सेक्शन में एक्सरसाइज का नाम और क्वेश्चन का नंबर लिख दो, मैं बता दूंगा। और आज के क्लास में भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सर जी 8.1 का क्वेश्चन 2, ठीक है। सर जी लिखने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा जी इसमें। क्या लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा है? हाँ जी। बाकी सभी बच्चे तो चैट में लिख रहे हैं, ऑप्शन आएगी अभी आपको। जी इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा जी। तो आप एक बार क्या करो, लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करो, हो सकता है फिर आपको आने लगे। ठीक है जी। बैक करो। तो सभी लोग चैट सेक्शन में लिख कर बताएं, मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? सभी लोग